ये मेजर पिक्चर थी बायोम्स की, जो इसमें सारे बायोम्स एक साथ दिख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी पिक्चर है जो मैंने वेबसाइट से ली है, इंटरनेट ज्योग्राफी करके वेबसाइट है, तो इसमें सारे मेजर बायोम्स वर्ल्ड के बड़े अच्छे से दिखा रखे हैं, तो आप भी इसको देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रासलैंड्स को। ग्रासलैंड्स एज यू नो कि दो तरह के ग्रासलैंड्स होते हैं हमारे, सवाना होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं। तो ग्रासलैंड्स में हम पहले सवाना को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सवाना आपका ज्योग्राफी पे या नेशनल ज्योग्राफी के एनिमल प्लेनेट में काफ़ी दिखाया जाता है, तो आपको काफ़ी इजी रहेगा उसके लिए। सवाना को एक रोलिंग ग्रासलैंड भी बोला जाता है ना। रोलिंग यानी कि बहुत दूर तक सिर्फ घास ही घास दिखेगी, लंबी ऊंची घास, थोड़े बहुत श्रब्स होंगे और आइसोलेटेड ट्रीज होंगे इसके अंदर। बहुत ज़्यादा आपको भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी। ऊंची ऊंची लंबी 2-2 मीटर लंबी तक ग्रासेस होती हैं, श्रब्स होते हैं, आइसोलेटेड ट्रीज होते हैं दूर 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 तक। लेकिन जैसा कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती है, ठीक ठाक होती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि फॉरेस्ट हो जाए। दूसरी चीज़, सवाना को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक एक जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इक्वेटर के दोनों साइड में मिलेंगे आपको, है ना। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होंगे, तो सवानास क्या होंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, तो दीज आर सवानास। और सवानास कहाँ मिलते हैं? आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, जहाँ जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके एजेस पर मिल जाएंगे। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट खत्म होगा और सवाना शुरू होगा। सवाना का पूरे साल जो टेम्परेचर रहेगा वार्म रहेगा। यहाँ पर सिर्फ दो डिफरेंट सीजन होते हैं। एक बहुत लंबा सूखा सीजन जहाँ पर कोई बारिश वगैरह नहीं है, एंड ए वेरी वेट सीजन, समर वाला सीजन, यानी ड्राई विंटर्स एंड वेरी वेट समर्स। ड्राई सीजन में ये आलम है इसका कि रेनफॉल बहुत ही कम होती है, बहुत कम। यानी कि आप कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्राई सीजन में सिर्फ। और जो आपका रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जो रेनफॉल होती है, इट कैन बी मोर देन 75 सेंटीमीटर, अप टू 75 सेंटीमीटर कह सकते हैं। बड़ा ही हॉट और ह्यूमिड दिखेगा आपको मानसून वाला रीजन। आप देखते होंगे नेशनल ज्योग्राफिक में, एकदम मानसून आया, ग्रीन ग्रीन ग्रास हो गई चारों तरफ, चारों तरफ विल्ड बीस्ट, जेबराज, ये सब पनपने लगे, बच्चे पैदा होने लगे इनके, और शिकार के लिए एनफ प्रे मिलने लगा प्रेडेटर्स को। लाइन्स घूम रहे हैं, चीता घूम रहे हैं, भेड़िए, वो सॉरी, हाइना, वाइल्ड डॉग्स, दे आर ऑल सर्चिंग फॉर प्रेडेटर्स, प्रेज, and predators and prey all enjoy during this monsoon और wet season। wet season छोटा होता है, ड्राई सीजन बड़ा होता है। अफ्रीका का अगर हम सवाना को कंसीडर करें तो मानसून इनका मई में शुरू हो जाता है। होता क्या है कि हर दिन बड़ा गर्म होता है ना। गर्म दिन के अंदर एक ह्यूमिड एयर ग्राउंड से उठती है और जो कूल एयर ऊपर होती है उससे टकराती है। यानी कि वार्म एयर ऊपर उठी और ऊपर कूलर एयर से टकराई, देन इट कंडेंसेस इनटू रेन, ऊपर से रेन बन के गिरने लगी। यानी कि ह्यूमिड एयर उठी, वार्म ह्यूमिड एयर, हॉट ह्यूमिड एयर, और कूल एयर जो कूल ड्राई एयर ऊपर है उससे टकराई और नीचे फिर रेन बन के फिर गिरने लगी। घंटों घंटों तक बारिश होती दिखेगी आपको। अफ्रीकन सवाना में आप देखते ही हैं ज्योग्राफी और इस पर देखते हैं कि कितने लंबे लंबे हर्ड्स होते हैं, कितने बड़े बड़े हर्ड्स होते हैं, ग्रेजिंग और ब्राउजिंग। ग्रेजर्स, ग्रेजर्स यानी घास खाने वाले, ब्राउजर्स यानी पेड़ खाने वाले। यानी जेब्रा, एलिफेंट्स, ये सब ब्राउजर्स हुए। ग्रेजर्स हुए विल्ड बीस्ट, जेब्रा, वाइल्ड बफेलोज, ये सब हुए ग्रेजर्स। बहुत सारे वैरायटी के आपको एंटेलोप्स और डियर्स भी मिलेंगे। हर एक एनिमल की स्पेशलाइज्ड ईटिंग हैबिट है। यानी कि उससे क्या हो रहा है कि रिसोर्स पार्टीशनिंग हो रही है, और रिसोर्स पार्टीशनिंग जैसा कि हमने पहले नीश और उसमें हैबिटेट में पढ़ा था, रिसोर्स पार्टीशनिंग होने से कंपटीशन घट जाता है।
सवाना इस दुनिया में अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे, जैसे हम नेशनल ज्योग्राफी के एनिमल प्लेनेट खोले हैं तो ईस्ट अफ्रीकन सवाना दिखाया जाता है, तो वो जो कांटेदार वृक्ष होते हैं एशिया ट्रीज बोलते हैं, एशिया अरेबिका हमारा बबूल का जैसा पेड़ है वैसे ही पेड़ होते हैं। तो आप देखते हैं कि मतलब एनिमल्स तो आपने सारे तरह के देखे ही हैं, उसमें लाइन्स हैं, ज़ेब्रास हैं, एलिफेंट, जिराफ और बफेलोज आप देख ही रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इतनी सारी ग्रास होती है कि हर्बीवोर्स के लिए कोई कमी नहीं है। अब जब ग्रास है, हर्बीवोर्स है, तो कार्निवोर्स की भी कमी नहीं है। तो आपको मैमल्स की वैरायटी अल्टीमेट मिलती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ साउथ अमेरिका में देखें, वहाँ के सवानाज में वहाँ उतनी स्पीसीज नहीं है जितनी स्पीसीज आपको अफ्रीकन सवाना में दिखेगी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका के और कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये सब हैं, मतलब इन सब में आपको ट्रॉपिकल सवाना मिलेगा। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सवाना और कहाँ है? साउथ अमेरिका हो गया, है ना, इक्वेटर के दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ अफ्रीका में हो गया, एक तरफ साउथ अमेरिका में हो गया। दूसरा ऑस्ट्रेलिया का भी एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया में आपको यूकेलिप्टस ट्रीज मिलते हैं, एशिया के ट्रीज कम मिलते हैं। कंगारूज आप देखते ही हैं वहाँ पर, है ना। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें सवाना के, थोड़ा थोड़ा प्लांट और एनिमल्स के स्पेशलाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव बन के क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाते हैं। प्लांट्स ऑफ सवाना में अगर हम देखें तो ये बड़े स्पेशलाइज प्लांट होते हैं, बहुत लंबे लंबे सीजन, ड्राई सीजन में ग्रो कर सकते हैं। बहुत गहरी इनकी जड़ें होती हैं, क्योंकि इनको एक डीप वाटर टेबल से पानी सोख के ऊपर लाना होता है। यहाँ के ट्रीज की बार्क बहुत थिक होती है, क्योंकि हर साल आग का खतरा है, इसीलिए एक नेचुरल एवोल्यूशन हुआ है कि जो बार्क्स हैं वहाँ के ट्रीज की, सवाना के, दे विल बी थिक। क्यों? क्योंकि हर सालाना जो आग लग रही है उससे रेजिस्ट कैसे करें। दूसरा, वाटर स्टोर करना है ताकि डेसिकेट ना हो जाए। लीव्स ड्रॉप, लीव्स विल ड्रॉप, लीव्स को रहना नहीं है विंटर में, टू कंजर्व वाटर दे विल ड्रॉप। ग्रासेस में आप देखें तो ग्रासेस ऐसी होती हैं, उनके अंदर अडेप्टेशन होते हैं, कहीं उनको कोई जानवर खा ना जाए, चर ना जाए। बड़ी शार्प और बेटर टेस्ट होंगी सम एनिमल्स के लिए, लेकिन नॉट फॉर अदर्स। तो इस तरह से हर इंसान के लिए, मतलब सॉरी, हर जानवर के लिए कुछ ना कुछ खाने का एक सामान है, क्योंकि ग्रासेस भी अलग अलग तरीके की, अलग अलग स्पीसीज की। कुछ ग्रासेस बॉटम अप ग्रो कर रही हैं, बॉटम अप यानी कि नीचे की तरफ उनकी टिप है, ग्रेजर्स खा भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, खा जाते हैं तो वो और फैलती है। स्टोरेज ऑर्गन्स मिलेंगे वहाँ के प्लांट्स में, जो कि ड्राई क्लाइमेट है, बहुत लंबा ड्राई सीजन है, तो स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक बल्ब्स, कॉर्न्स, इस तरीके से बल्बस काइंड ऑफ उनके रूट्स मिलेंगे। एनिमल्स की बात करें तो देखिए आप, कितना लंबा एरिया है, सिर्फ घास ही घास है ना, मैदान ही मैदान है। ऐसे में क्या है कि एनिमल्स के लेग्स, एनिमल्स के जो पैर होंगे दे विल बी लॉन्ग, लेग्स विल बी लॉन्ग, और जो चिड़िया होंगी उनके विंग्स होंगे सफिशिएंट इनफ टू गो थ्रू और टेक अवे फॉर लॉन्ग माइग्रेशन। हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो दे हैव टू बरो अंडर द ग्राउंड, तो वहाँ बरोअर्स भी मिलेंगे, लंबे पैरों वाले जानवर मिलेंगे, लंबे विंग्स वाले या वाइडर विंग स्पान वाले पक्षी मिलेंगे। सवाना जैसे चिड़िया होती हैं, ये ईगल, वल्चर्स, बजर्ट्स, काइट्स, इनके लिए बड़ी मतलब ज़बरदस्त जगह है, क्योंकि वाइड ओपन एकदम प्लेन्स हैं, ये ऊपर उड़ेंगे तो इनको बड़ा अच्छा व्यू मिलेगा, कहाँ प्रे है, कहाँ खरगोश है, कहाँ हिरन का बच्चा है, इनको बड़ा अच्छा व्यू मिलता है। दूसरा, हॉट एयर इज राइजिंग अप, तो हॉट एयर विल कीप देम सोरिंग, तो eagles, vulture, they will keep on soaring and looking from a distance up for those small animals to prey upon। बीच बीच में एक आध पेड़ पौधा ट्री मिल जाता है जिस पे कि वो जाके रेस्ट भी कर सकते हैं। वहाँ के जो एनिमल्स हैं, उनके ज़्यादातर एनिमल्स आपको पैंट करते दिखेंगे, यानी कि हाँफते हुए दिखेंगे, जिससे कि दे कैन लूज बॉडी हीट गेन ना कर जाए। लार्ज एक्सपोज स्किन मिलेगी। ईयर्स आपने देखे ही हैं, यहाँ के जानवरों के ईयर्स बड़े होंगे। पैर लंबे क्यों हैं? ये ताकि उनका जो टॉर्सो है, एब्डोमेन और थोरैक्स यानी छाती और पेट, ग्राउंड से थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ग्राउंड बहुत गर्म, उससे दूर रहे। दूसरा, कान काफ़ी बड़े बड़े होंगे, यानी अपेंडेजेस बोलते हैं इन ऑर्गन्स को, अपेंडेजेस, अपेंडेजेस विल बी बिग, क्योंकि उनको हीट लूज करनी है, हीट गेन नहीं करनी है।
जहाँ हीट गेन करनी होती है वहाँ अपेंडेजेस छोटे रखते हैं, जैसे टुंड्रा के एनिमल्स हैं, आर्कटिक एनिमल्स हैं। आपने देखा होगा पोलर बियर है या जो रैबिट है, दे हैव गॉट शॉर्ट ईयर, शॉर्ट टेल। यहाँ पे क्या है कि आपको सरफेस एरिया बड़ा रखना है और वॉल्यूम कम रखना है आपका अपना, जिससे कि आप हीट को आसानी से लूज कर पाए। ये एक लॉ होता है, स्नेल्स लॉ। आज के एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी था। तो स्नेल्स लॉ यही कहता है कि सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो शुड बी मोर इन the animals in desert regions and the tropical climatic regions, while the surface area upon volume has to be lesser in the animals living in the cold regions। ये स्नेल्स लॉ करके होता है, स्नेलन्स लॉ। ठीक है। अच्छा, सवाना में आपको नाना प्रकार के एनिमल मिलेंगे, डाइवर्सिटी खूब मिलेगी। 40 तरह के तो हूफ्ड मैमल हैं यहाँ पे, और 16 तरीके के यहाँ पे पत्ती खाने वाले जानवर हैं। तो फूड प्रेफरेंसेस सबके अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए बहुत ही अच्छा एरिया है। इसमें ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ है कि यहाँ पर जो डिप्लेशन का कारण है कि ज़्यादातर अफ्रीका के लोग और जो इधर जो आसपास के एरिया के लोग हैं, वहाँ पे सवानाज में अपने कैटल्स गोट्स इनको क्रेज करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि धीरे धीरे घासों का क्षरण हो जाता है, इरोजन हो जाता है ज़मीन का, धीरे धीरे वेजिटेशन खत्म हो जाती है। तो बड़ा एक खतरा रहता है कि सवाना डेजर्ट में कन्वर्ट होने का पूरा पूरा चांस रहता है। तो ह्यूज एरियाज ऑफ सवाना, स्पेशली अफ्रीकन सवाना, आर लॉस्ट टू सहारा डेजर्ट ईच ईयर बिकॉज ऑफ ओवरग्रेजिंग एंड फार्मिंग। तो ये हुआ आपका सवाना क्लाइमेट। आपको आवाज आ रही है मेरी? सवाना बायोम। यस सर, आ रही है हाँ, आवाज। ठीक है। तो अब हम इसमें अगर हम देखें, जस्ट मिनट, मैं अभी इसको पावर पॉइंट को एक दूसरे उस पर लेके आता हूँ। ये मूव नहीं कर रहा है शायद किसी वजह से। अब हम थोड़ा डेजर्ट बायोम को डिस्कस करते हैं। डेजर्ट जहाँ जहाँ सवाना है उसके अगल बगल ही है, जैसा आपको पता है। तो डेजर्ट बायोम्स में
Just 2 minutes I am coming. तो जैसा कि आप डेजर्ट को जानते हैं, डेजर्ट में ज़्यादा प्लांट्स वगैरह नहीं होते, एनिमल्स ज़्यादातर वही मिलेंगे, दोज हु हैव गॉट द एबिलिटी टू बरो, यानी या ज़मीन पे तेज दौड़ने वाले, उनको कहते हैं कर्सोरियल एनिमल। इसी तरह से दो तरह के डेजर्ट होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट और होता है, कोल्ड डेजर्ट एंड ए ड्राई डेजर्ट, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट। तो अगर हम हॉट और जो कोल्ड डेजर्ट है दोनों के एनिमल्स को देखें, चाहे वो हॉट का एनिमल हो या कोल्ड का एनिमल हो, दोनों में ही बरोवर्स मिलेंगे। धरती माता आपको गर्मी से भी बचाएगी और सर्दी से भी, इसलिए चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो लद्दाख जैसा या हमारे थार जैसा हॉट डेजर्ट हो, दोनों ही जगह आपको बरोवर्स मिलेंगे और लॉज वही अप्लाई होंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि डेजर्ट हमारे पृथ्वी का 1/5 एरिया, 1/5 ऑफ द एरिया ऑफ लैंड सरफेस लेते हैं। हॉट और ड्राई डेजर्ट आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के निकट मिलेंगे। हिंदी में इनको कुछ और कहते हैं, कर्क रेखा, और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। कोल्ड डेजर्ट्स आर्कटिक रीजन के निकट मिलेंगे। हॉट ड्राई डेजर्ट का टेम्परेचर आपको हॉट एंड ड्राई डेजर्ट का टेम्परेचर आपको मिलेगा एक्सट्रीम, जो मैक्सिमम में 50 तक पहुंच जाता है, रेंज करता है वो, है ना। मैक्सिमम टेम्परेचर आप देखेंगे तो 49-50 तक इसका टेम्परेचर मिलेगा, और लोएस्ट हॉट डेजर्ट का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो होगा रात में। विंटर में टेम्परेचर डेजर्ट का काफी कम हो जाता है ना, तो ये -2 डिग्री तक जा सकता है। प्रेसिपिटेशन चाहे हॉट हो या कोल्ड हो, दोनों में डिफरेंट तरीके से होगा। हॉट ड्राई डेजर्ट्स में बहुत थोड़ा रेनफॉल होगा और कोल्ड डेजर्ट्स में स्नो होगा। तो अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से रेनफॉल होगी। कोल्ड डेजर्ट को देखें तो स्नो होगा, थोड़ा बहुत रेनफॉल होगा, वो सब मिला के 15-20 सेंटीमीटर तक ही होता है। प्लांट्स बहुत ही कम मिलेंगे, ज्यादातर दोनों डेजर्ट्स में ग्राउंड हगिंग श्रब मिलेंगे या शॉर्ट और वुडी ट्रीज मिलेंगे। एक करेक्टरिस्टिक इनकी पत्तियों की, जो भी डेजर्ट वाले प्लांट मिलते हैं, कि दे आर सकुलेंट पैक्ड विद न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक थिक होंगे, वैक्सी होंगे, कांटेदार होंगे और सक्यूलेंट होंगे, वाटर स्टोरेज कर रहे होंगे अपने अंदर।
तो एबिलिटी टू स्टोर वाटर इज देयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, जिससे कि वो एक गर्म या ठंडे क्लाइमेट दोनों से अडेप्ट कर सकें। चाहे हॉट और ड्राई डेजर्ट के एनिमल जो है नॉक्टर्नल मिलते हैं, सिर्फ रात में एक्टिव होंगे। बाकी ज़्यादातर आप देखेंगे इंसेक्ट्स हैं, स्पाइडर्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत सारे बरोवर्स जैसे वाइपर, स्नेक, ये सब मिलेंगे। कोल्ड एंड डेजर्ट में भी उसी प्रकार के एनिमल जैसे कंगारू रैट, जैक रैबिट, ग्राउंड स्क्विरल, एंटीलोप्स, ये सब मिलेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें डेजर्ट्स के बारे में। नेक्स्ट बायोम हम देखते हैं इसमें। अब हमने ये रेन फॉरेस्ट डिस्कस किया, डेजर्ट डिस्कस किया, सवाना डिस्कस किया, टेम्परेट डेसिडुअस भी कर लिया हमने डिस्कस। ग्रासलैंड्स हमारे बचे हैं जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे जैसे हम वेस्टवर्ड मूव करते हैं, है ना, आप अगर वो पुराना वाला पिक्चर देखें, आई थिंक आई शुड पुट दैट इन द पीपीटी। क्या पुराना वाला पिक्चर लगाएं, यस और नो? ये पता है आपको, समझ लेंगे। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसका, जो हाँ, जहाँ तक हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे जैसे वेस्टवर्ड मूव करते गए तो उनको ग्रासलैंड मिलते गए। उन ग्रासलैंड्स को प्रेरी कहा गया। प्रेरीज को अगर बोलें, जो ग्रासलैंड और प्रेरीज, जो कि एक तरह से व्हीट बाउल बोला जाता है वर्ल्ड का, यूनाइटेड स्टेट्स का, दे वर मोर देन जस्ट ड्राई फ्लैट एरियाज। यहाँ पे 80 एनिमल की स्पीसीज, 300-400 बर्ड की स्पीसीज, न्यूमरस प्लांट स्पीसीज मिलती थी। तो एक तरह से यहाँ पर जो है ग्रासलैंड्स थी वो टॉल ग्रासेस थी ह्यूमिड और वेट एरिया में, और शॉर्ट ग्रासेस भी थी, ड्राई और हॉट और समर कोल्ड विंटर्स। तो ये जैसे जैसे इन्होंने देखा कि इन्होंने ये बड़ा ह्यूमिड और बहुत फर्टाइल एरिया था, ये मिडिल लेटिट्यूड और इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिल रहे थे। अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में इन्हीं ग्रासलैंड्स को पंपास बोला गया, PAMPAS। क्लाइमेट यहाँ ह्यूमिड और मॉइस्ट है। उसके बाद अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में जो प्रेसिपिटेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, एक दूसरा ग्रासलैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना, वो है रशियन और एशियन स्टेपीज। एक लार्ज एरिया है ग्रासलैंड का। अगर हम कॉन्टिन्यूटी में बात करें तो इट इज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ ग्रासलैंड। लार्जेस्ट एरिया कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है? जैसे यूक्रेन है रशिया में, ऑल द वे टू साइबेरिया स्ट्रेच करता है। ये आप देखिए इसमें, है ना। ये वाला एरिया देखिए, ये कितना बड़ा ग्रासलैंड का एरिया है। ये येलो वाला जो पोर्शन है, येलो वाला पोर्शन दिखा रहे हैं आपको, रशिया से लेके ये इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा स्ट्रेच कर रहा है। तो ये यूरेशियन स्टेपीज है। ये भी एक बड़ा फर्टाइल रीजन है। इसके बारे में बोला जाता है कि इट्स ए वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि इसके आसपास कोई ओशन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, 3-4 करेक्टरिस्टिक दे देते हैं किसी भी ग्रासलैंड की,
या किसी भी लोकेशन की। उसके बाद पूछते हैं कि ये क्या है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए लार्ज एरिया ऑफ ग्रासलैंड स्ट्रेचिंग अप टू साइबेरिया, तो वेरी कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, नो नियर बाई ओशियन कि जहाँ से मॉइस्चर आए। विंड्स भी यहाँ पे कौन सी आएंगी, जो आर्कटिक रीजन से आ रही है। आर्कटिक रीजन से विंड आ रही हैं और वो कोई भी उनको माउंटेन वगैरह ब्लॉक करने के लिए रास्ते में नहीं है, तो विंड्स भी काफ़ी ठंडी होती हैं। ऐसे ग्रासलैंड्स को रशियन और एशियन स्टेपीज बोलते हैं। यहाँ विंटर्स में टेम्परेचर -40 डिग्री तक जा सकता है, मतलब -40 तक जा सकता है, और समर्स में ये मतलब अराउंड 35 डिग्री 35 तक पहुंच सकता है, 25-30 तक ये पहुंच जाएगा। तो एक ग्रोइंग सीजन होगा और एक डॉर्मेंट सीजन होगा। ग्रोइंग सीजन में किसी प्रकार का कोई फ्रॉस्ट नहीं मिलेगा और वो सीजन बहुत छोटा सीजन होगा, हार्डली 2 से 3 महीने का। डॉर्मेंट सीजन में यहाँ कुछ ग्रो नहीं करता क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो हमारे हैं, वहाँ पे लेंथ ऑफ ग्रोइंग सीजन डिपेंड करती है कि आपका रेनी सीजन कितना लंबा है। लेकिन अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स की बात करें तो वहाँ ग्रोइंग सीजन डिटरमाइन किया जाता है टेम्परेचर से, और प्लांट्स तभी ग्रो करते हैं जब डेली टेम्परेचर 50 फ़ारेनहाइट के ऊपर चला जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स की एक और करेक्टरिस्टिक है कि यहाँ की रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 10 टू 30, हार्डली आप देखेंगे तो 25 से 75 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ रेनफॉल होगी, मैक्सिमम 75 और 25। तो ये रेनफॉल भी काफ़ी कम है आपके ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के कंपेरिजन में। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटर्मिनिंग विच एरिया आर ग्रासलैंड्स, क्योंकि होता क्या है कि ट्रीज नहीं पनपेंगे अगर आपके रेनफॉल कम होगी, तो फिर वो ग्रास से कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे वहाँ के ट्रीज। ठीक है, तो रीज़न कि अपर लेयर ही मॉइस्ट रहती है सॉइल की जब रेनफॉल कम होगा, और डीपर लेयर ड्राई रह जाती है। जहाँ डीपर लेयर ड्राई रह जाएगी तो वहाँ पर बहुत ऊंचे ट्रीज आपको नहीं मिलने वाले, रादर आपको मिलेंगे ग्रासेस और ओकेजनल ट्री। तो ये आपके ग्रासलैंड्स हुए। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो है, इंडिया के हिसाब से हम देखें तो एल्पाइन वेजिटेशन, है ना। एल्पाइन उसी वेजिटेशन को बोलते हैं जो माउंटेन्स में होती है, तो माउंटेनियस वेजिटेशन भी बोलते हैं, या माउंटेनियस बायोम भी बोलते हैं, या माउंटेन बायोम बोल देते हैं, या एल्पाइन बायोम बोल देते हैं। एल्पाइन बायोम में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी आपका वेजिटेशन टाइप भी चेंज होता जाएगा और एनिमल टाइप भी चेंज होता जाएगा, यानी फ्लोरा और फौना दोनों चेंज हो जाएंगे। किसके हिसाब से? हाइट के हिसाब से। तो अब हम इसमें एल्पाइन वेजिटेशन में हम दे लेते हैं हिमालय का एग्जाम्पल। हिमालय आप देखो तो एल्पाइन रेंज है हिमालय की, कहाँ से कहाँ तक है। इसमें भी आपको एक पावर पॉइंट आपको शो करते हैं हिमालय, ये है एल्पाइन बायोम। एल्पाइन बायोम यानी कि जहाँ जहाँ माउंटेन है उसी प्रकार की वेजिटेशन उस जगह, जैसे ये एल्पाइन बायोम है। हम एल्पाइन बायोम का एग्जांपल लेके चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि थोड़ा आप उससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएँ। अदरवाइज हर जगह, चाहे वो साउथ अमेरिकन एंडीज हों या एल्पाइंस हों, यूरोपियन एल्प्स हों, एल्पाइंस हों, तो सब जगह वो ग्रेडेशन हाइट के साथ मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या वेरिएशन मिलेगा आपको। तो आप देखो इसमें हिमालय, आपको पता ही है कि एशिया में नेपाल, तिब्बत, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान 1500 माइल का करीब करीब लंबा एक कर्व बनता है। और माउंटेन्स प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया से 1000 फीट ऊपर से शुरू हो जाते हैं, मतलब 1000 फीट से आप ये कह सकते हैं कि भाई लोअर रेंज शुरू हो गया। ये तो आपको पता ही है कि हिमाद्री हाईएस्ट रेंज, मिडिल हिमालयाज, हिमांचल और लोअर वाला शिवालिक। तो
माउंटेन्स आप ये देखो कि 10,000 फीट के छोटे छोटे माउंटेन्स जो प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया से उठते हैं, आगे चल के वो दे गो अप टू माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर तक जा रहे हैं, यानी कि 8,000 फीट तक जा रहे हैं, नॉट इन फीट, दे आर गोइंग अप टू से किलोमीटर्स। माउंट एवरेस्ट को आप देखो तो करीब करीब 30,000 फीट है, और 10,000 से शुरू हो गया हिमालय प्लेन्स में। 10,000 के छोटे छोटे जो 1,000 फीट के छोटे छोटे माउंटेन्स यहाँ शिवालिक्स में, और वो बढ़ते 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 वो 30,000 फीट तक ऊंचा आपका हिमाद्री आ जाएगा। तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, जितना ऊपर जाएंगे बड़ा हार्ड सर्वाइवल है यहाँ पे। 2 मेन सीजन है विंटर समर के। विंटर फिर लॉन्ग है, समर शॉर्ट और कूल है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आपको मिलेगा और कैसा होगा, तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर आप देखो तो रोडोडेंड्रॉन नाम के प्लांट्स होते हैं। रोडोडेंड्रॉन छोटे छोटे हर्ब्स और श्रब्स। ओक मिलेगा, लॉरेल, चेस्टनट 7,000 फीट तक सी लेवल के। तो वेजिटेशन तो अलग अलग चेंज होती रहती है, वो हम जब इंडियन वेजिटेशन डिस्कस करेंगे देन वी कैन टॉक अबाउट इट। तो यहाँ आपको एक तरीके से इंट्रोड्यूस कराना था कि एक एल्पाइन बायोम भी अलग से क्लासिफाइड बायोम है। अब हम आते हैं जो मेन इसमें पार्ट था, एक मेन पार्ट इसमें और होता है, आई विल नॉट कॉल इट मेन, लेकिन जो पूछा जाता है कभी कभी, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम। तो इसको बोला जाता है, दूसरा नाम इसका मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ वेजिटेशन को चेपरल बायोम भी बोला जाता है। चेपरल, ठीक है। तो चेपरल क्या होता है, इसके लिए हम आपको पीपीटी दिखा देते हैं। ये होता है चेपरल बायोम, इस एरियाज में मिलेगा। ये आप देखो, ये तो नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। ये ज्यादातर आपको मिलेगा चेपरल बायोम। लिटिल बिट हर कॉन्टिनेंट में थोड़ा 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 मिलेगा। आप देखो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सर्च करो वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यहां छोटा सा दिख रहा है एक एरिया, ठीक है। ये देखो आप वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ये दिख रहा है। केप टाउन एरिया ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका आपको दिख रहा है। वेस्टर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है। कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन दिख रहा है। तो जो भी कॉन्टिनेंट हम देख रहे हैं उसके वेस्टर्न साइड में जो एक छोटा सा एरिया दिख रहा है वही चेपरल बायोम है। यू सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट, नॉर्थ अमेरिका वेस्ट, साउथ अमेरिका वेस्ट, यूरोपियन एरिया वेस्ट इन द मेडिटेरेनियन रीजन, केप टाउन रीजन वेस्ट, ये ग्रीन ग्रीन सा छोटा सा एरिया, टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज कॉल्ड चेपरल और मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम। ठीक है, इसके कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं, वो क्या होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसको यूजुअली आप मूवीज में देखते होंगे जहाँ काउबॉयज और ड्राई क्लाइमेट, श्रबी वेजिटेशन उस तरीके का दिखाया जाता है। स्मॉल हार्ड लीव्स, कैक्टाई दिखेंगे, पॉइजन ओक, ट्रब ओक,
shrubs, trees, cacti. So it is represented in movies which are called as Wild West. Wild West. तो जैसे कि फ्लैट प्लेन्स हैं, रॉकी हिल्स हैं, माउंटेन स्लोप्स, it is characterized by being very hot and very dry. The temperature of the winter is very mild, usually 10 degree. फिर समर होता है, समर बड़ी हॉट और ड्राई होती है, जिसमें यहाँ का एक करेक्टरिस्टिक है, फायर और ड्रॉट्स बहुत कॉमन है यहाँ पर। एनिमल्स जनरली ग्रासलैंड टाइप के या डेजर्ट एडेप्टेशन वाले एनिमल्स मिलेंगे आपको। सो इंश्योर दैट कि जहाँ भी चैपरल बायोम में आप जा रहे हैं तो आपको जो है यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द सन। सो दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज देयर। अच्छा, अब हम इंडियन वेजिटेशन टाइप्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। इंडियन वेजिटेशन टाइप्स में अगर देखें, ये वाला मैप बहुत कॉमनली यूज किया जाता है जब भी हम इंडियन वेजिटेशन टाइप्स का डिस्कशन करते हैं। तो मेरा टारगेट आज ये था कि अभी इंडियन वेजिटेशन टाइप्स को थोड़ा खत्म कर देते हैं, सो दैट वी मूव अहेड ए लिटिल। बायोम्स वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा, बाकी आप ज्योग्राफी में भी इसको थोड़ा पढ़ेंगे, तो आई एम नॉट लेइंग मच एम्फेसिस ऑन इट, बट द टारगेट इज दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स in the syllabus regarding biomes, which is overlapping in geography and environment. But nowadays we can say ज़्यादातर क्वेश्चंस एनवायरनमेंट बेस्ड आते हैं इसमें, क्योंकि दे विल आस्क कि यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, उसका वेजिटेशन टाइप क्या है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है, उसका क्लाइमेटिक टाइप क्या है, या ये वाला एनिमल है किस लोकेशन में कॉमनली मिलेगा, तो वो उसके अडेप्टेशंस किस टाइप के होंगे। तो ये सब चीज़ें अब मिक्स हो गई हैं, काफ़ी पूछी जा सकती हैं कहीं भी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि इंडियन वेजिटेशन टाइप्स आप मैप में देख सकते हैं। इस वक्त आप मैप में देख सकते हैं कि अगर हम देखें तो इंडिया का जो मेजर वेजिटेशन टाइप है, आपको क्या लगता है कौन सा वेजिटेशन टाइप मोस्ट कॉमन लगता है आपको? एनीबडी? इस मैप में देख के क्या आइडिया लगता है आपको? Sir, tropical deciduous type. ट्रॉपिकल डेसिडुअस टाइप इज द मोस्ट कॉमन वेजिटेशन ऑफ इंडिया। तो ये मोस्ट कॉमन हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस में भी दो तरह के हो जाते हैं, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस सबसे ज्यादा होगा या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, देन व्हाट विल बी योर आंसर? फिर क्या होगा? Moist. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का एरिया सबसे ज्यादा है इंडिया में। ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता है, लेकिन दे आर वेरी नियर टू ईच अदर, लेकिन फिर भी ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस इज मार्जिनली हायर एरिया वाइज देन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। ट्रॉपिकल ड्राई वाला थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो अब आप देखो कि इसमें जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वाला रीजन है, ये पूरा देखो तराई वाला रीजन है, जिसमें ये ग्रीन 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 बेल्ट चल रही है। फिर इधर ये वाला कोस्टल वाला रीजन आ गया, जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से लेता हुआ छोटा नागपुर प्लेट्यू पर यहाँ ये जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, और उड़ीसा का ये वाला एरिया है जो सराउंडिंग एरिया है, ये वेस्ट बंगाल का एरिया है। और इधर आप ये पूरा नेपाल और उत्तर प्रदेश का तराई और अप टू उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ तक का रीजन ये हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। फिर इधर आपके असम में तो ये ब्रह्मपुत्रा के जो प्लेन्स हैं, यहाँ पर भी रेनफॉल काफ़ी है। ये वाला रीजन भी आपका हो गया ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फिर हम ईस्टर्न कोस्ट साइड में भी देखते हैं, तो ईस्टर्न कोस्ट साइड में भी ज़्यादातर जो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है। बीच बीच में
आपके दो टाइप के और वेजिटेशन मिलते हैं एक साथ इसमें। एक होता है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तो ये जो ब्राइट फ्लोरेसेंट ग्रीन है, फ्लोरेसेंट ग्रीन इज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, और ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन यानी कि हर वक्त यहाँ पानी टप 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 गिरता रहता है, हर वक्त वेट रहता है, एक्सेसिव रेनफॉल होती है, बहुत कुछ। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन इज लाइक ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वैसे करेक्टरिस्टिक इंडिया में किस में मिलेंगे? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में वही करेक्टरिस्टिक मिलेंगे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आप देखो, ये वाला पोर्शन जो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है असम, मार्ज दिस portion of Arunachal and these all sister states, this portion is tropical wet evergreen। तो अगर आपसे सीधे सीधे पूछा जाए कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ मिलेंगे, तो यू विल very easily reply that they are present in the northeastern parts of India and the western Ghats of India। बस क्लियर कट आंसर, ठीक है। लेकिन ट्रॉपिकल सेमी evergreen is found along the western Ghats together with the tropical wet evergreen forest। तो जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे ईस्ट की तरफ, ईस्टर्न स्लोप्स की तरफ, इसका वेजिटेशन जो है धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। फिर उसके बाद मॉइस्ट एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस आ जाएगा। देन इट विल स्लिप इनटू दिस टाइप। ये येलो टाइप क्या है? ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। ट्रॉपिकल थॉर्नी, ईस्टर्न घाट्स ड्राई पोर्शन होता है, वेस्टर्न घाट्स वेट पोर्शन होता है। ये यहाँ से जो अरब की खाड़ी से तो इसमें अरेबियन सी से आपका जो है ये निकलेगा, अरेबियन सी से रेनफॉल, इधर से रेनफॉल आके यहाँ माउंटेन स्लोप्स पे टकराएगा। देयर विल बी हैवी रेन्स हियर, है ना, एंड दिस विल बी द शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। यहाँ बारिश नहीं होगी, ये पूरा पोर्शन ड्राई रह जाता है। यहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पे मार्जिन में थोड़ा सा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस मिल जाता है, लेकिन बाई एंड लार्ज ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पूरा। तो ट्रॉपिकल थॉर्न आप देखो यहाँ भी है ना। तो दिस इज द वेजिटेशन नंबर थर्ड ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल थॉर्निंग वेजिटेशन। तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, देन ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। तो तीन ट्रॉपिकल हो गए, है ना। तो ये ट्रॉपिकल ड्राई, ट्रॉपिकल मॉइस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी। और ये वाले पोर्शन आप जानते ही हैं, ये तो दो यूनिक पोर्शन हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन हियर इज आल्सो। अच्छा, ये हम मैप को देख रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या क्या है। एल्पाइन वेजिटेशन अभी आपने देख ही लिया, ये हिमालयाज में मिलेंगे, कोल्ड डेजर्ट जैसा रीजन होगा। और आप देखो फिर यहाँ पे सीधे सीधे ये एल्पाइन ही बताया है। इसमें येलो जो ब्लू कलरेशन है, दैट इज डिपिक्टिंग एल्पाइन रीजन, एंड दिस इज ए टुंड्रा काइंड ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पर आपको टुंड्रा जैसा माहौल मिलेगा। तो ये सब आपके समझ में आ गया। अब हम जैसे दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो दिल्ली बेसिकली ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन वाला एरिया है, दिल्ली, है ना। ये यहाँ कहीं दिल्ली है। तो वी आर, मतलब आई एम स्पेशली, आई एम लिविंग इन ए ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन, ठीक है, ये वाले में है। और फिर आप देख भी लेंगे दिल्ली रिज पे, कभी एयरपोर्ट वगैरह आएंगे तो जो रिज है, रिज में आपको सारे कांटेदार पौधे ही मिलेंगे, बबूल, बेर, पलाश, खैर, यही सब मिलेगा ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन में। यहाँ पर आपको आम, पीपल, नीम, ये सब नहीं मिलेंगे। जो अगर मिल भी रहे हैं ना सड़कों पे लगे हुए, वो आर्टिफिशियली लगाए गए हैं, लुटियन जोन में आप देखते हैं। अदरवाइज नेचुरल वेजिटेशन यहाँ का थॉर्नी है, बबूल, बेर, पलाश टाइप। बबूल, बेर, पलाश, खैर, ये है।
आटेदार वृक्ष। तो आप जैसे जैसे दिल्ली से वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, सपोज दिल्ली से आप अलीगढ़ पहुंच गए, है ना? अलीगढ़ में धीरे धीरे आपको वेजिटेशन मिलने लगे, और जैसे जैसे अलीगढ़ से बरेली वगैरह की तरफ जाएंगे, वहां पर आपको आम, नीम, बेर, ये वाला जो पोर्शन है, ये ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, ये वाला पोर्शन आपको उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में मिलेगा। ट्रॉपिकल अलीगढ़ से और आप बरेली बरेली की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे वो वेट होता है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस टाइप आपको मिल जाएगा अपने यहाँ पर। मेरे यहाँ पर इस वक्त ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन है। तो ये आप समझ सकते हैं, वेन एवर यू आर ट्रेवलिंग थ्रू ए कार या आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप क्लियरली देख सकते हो कहाँ पर कौन सा वेजिटेशन टाइप है ना? तो यू कैन एंजॉय द वेजिटेशन ऑफ इंडिया इन दिस वे। अच्छा, इसके बाद 4:30 हो रखा है, तो क्या आप अभी और इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे, और आई शुड गिव यू ए रेस्ट सो दैट यू कैन अटेंड योर नेक्स्ट क्लास? आज टेस्ट भी दिया है आपने, तो आई विल लाइक टू लीव यू नाउ। फिर हम यस सर। इसको थोड़ा सा फिर और कवर कर लेंगे, और ऑलमोस्ट हो गया है ये। इसमें बस हमें वेजिटेशन टाइप्स, क्लाइमेट वगैरह ये सब थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना होगा। किस तरह के प्लांट्स मिलते हैं ये डिस्कस करना होगा, की करेक्टरिस्टिक क्या है पर्टिकुलर रीजन के। तो देन वी विल मूव ऑन टू आवर